हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर तैयारी और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वसा कंप्लीट कर लिया था। तो जैव अणु में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हम पूरा कर चुके हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे भाई? एंजाइम्स की। तो जैव अणु का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। आज किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स की या विकर की बात करेंगे। अब आपने देखा होगा बच्चों, जैव अणु के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी लगभग एक प्रश्न एंजाइम्स का आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो एंजाइम्स हैं क्या भाई? ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है भाई? अच्छा, पेक्टिन क्या है, लिग्निन क्या है? पेक्टिन भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, लिग्निन भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, सब हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। पेक्टिन हो, लिग्निन हो, ये क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अच्छा सुन लो भाई, जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिन्होंने नए एडमिशन लिए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी साल भर करने वाली है। तो अब सुन लेना दो तीन चीजें। सबसे पहले तो लाइव क्लास अटेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आप ऑनलाइन में एडमिशन लेते हो, पूरे साल का सिलेबस, सारे चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध होते हैं। तो जब मन चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, पीडीएफ सारी अवेलेबल होगी, सब चीजें उपलब्ध होंगी। अब प्रोटीन की, हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? रासायनिक रूप से प्रोटीन्स। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो क्या है भाई? अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एंजाइम्स क्या है भाई? एंजाइम्स अत्यधिक विशिष्ट प्रोटीन्स हैं। अब ठीक है, अब सुनो तो सही। पहले हम बात करेंगे इतिहास की या हिस्ट्री की। सबसे पहले तो हम एंजाइम्स की किसकी बात करेंगे? इतिहास या हिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज याद रखनी है कि जो एंजाइम्स हैं उनको खोज किसने की थी? एडवर्ड बकनर। तो एडवर्ड बकनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम्स की खोज की थी। और उन्होंने एंजाइम्स की खोज कहां से की थी भाई? यीस्ट से की थी। कहां से खोज की थी उन्होंने? यीस्ट। यीस्ट मतलब कवक से। तो हिस्ट्री में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, एंजाइम की खोज यानी डिस्कवरी किसने की? तो डिस्कवरी या खोज का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड बकनर को। किस वर्ष में? 1897 में। किस एंजाइम की? जाइमेस एंजाइम की खोज की। और कहां पे की थी बच्चों? यीस्ट में। तो इतिहास है या हिस्ट्री है, तो सबसे पहले भाई एंजाइम की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? एडवर्ड बकनर को। उन्होंने जाइमेस एंजाइम की खोज की थी। और जाइमेस एंजाइम की खोज कहां से की? यीस्ट से की। अब दूसरी चीज, खोज तो डिस्कवरी हो गई, दूसरा नाम किसने दिया? नाम। एंजाइम शब्द किसने दिया भाई? एंजाइम शब्द किसने दिया? तो कुन्हे साइंटिस्ट थे। कुन्हे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम शब्द दिया। तो एंजाइम शब्द किसने दिया? कुन्हे ने। और खोज किसने की? खोज किसने की? एडवर्ड बकनर ने। और तीसरे साइंटिस्ट याद रखने हैं, समनर। तीसरा वैज्ञानिक क्या याद रखना है बच्चों? समनर वैज्ञानिक। ये क्या है समनर? तो समनर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। समनर वैज्ञानिक कौन से थे? समनर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टल बनाया। अब क्रिस्टल बनाने से क्या होता है सर? एंजाइम का क्रिस्टल बनाया, इससे क्या साबित हुआ?
क्रिस्टल बनाने से यह प्रमाण मिला कि एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। अरे भाई, कौन से जैव अणु की 3D संरचना होती है? प्रोटीन्स ही तो हैं जिनकी 3D संरचना होती है। तो जिन अणुओं की, जिन प्रोटीन्स की 3D संरचना होती है, उनका क्रिस्टल बना सकते हैं। तो जैसे ही समनर वैज्ञानिक ने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया, जैसे ही उन्होंने यह देखा, अरे यार, एंजाइम का तो 3D क्रिस्टल बन सकता है, अरे ये अपनी एंजाइम, अरे यही तो प्रोटीन है। तो ये किसने बताया? समनर ने। समनर ने देखा एंजाइम का क्रिस्टल बन सकता है, अरे भाई क्रिस्टल बन सकता है, 3D संरचना है, ये तो प्रोटीन है। किसने बताया? समनर ने। तो समनर ने क्या किया भाई? समनर ने यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण। और यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण करते ही यूरिएस एंजाइम का, ओए तेरी 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 यूरिएस एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया तथा प्रमाणित किया कि एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। तो एंजाइम्स रासायनिक रूप से प्रोटीन, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होती है, यह किसने साबित किया? समनर ने। तो इतिहास या हिस्ट्री में तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं बच्चों। किसने खोज की, किसने नाम दिया, और किसने क्रिस्टलीकरण से यह प्रमाणित किया कि एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। तो बहुत आसान है। खोज का श्रेय बकनर को, शब्द दिया कुन्हे ने, और क्रिस्टलीकरण किस एंजाइम का किया? यूरिएस का। और क्या प्रमाणित कर दिया भाई? प्रमाणित कर दिया कि एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक रूप से क्या होती हैं? प्रोटीन्स। तो ये तो अपन ने बात कर ली एंजाइम के हिस्ट्री या इतिहास की। अब किसकी बात करेंगे? एंजाइम के विशिष्ट लक्षणों की। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के लक्षणों की बात करेंगे भाई। तो अब हम बात करेंगे एंजाइम के लक्षण। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, एंजाइम्स को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट्स कहते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब है, एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। इसका मतलब हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, आपके शरीर में श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उपापचय हो रहा है, जितनी भी तरह की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में, आपके शरीर में, मेरे शरीर में हो रही है ना, उसका उत्प्रेरण एंजाइम्स के माध्यम से ही हो रहा है। आप पाचन कर रहे हो, श्वसन कर रहे हो, ऊर्जा उत्पादित कर रहे हो, सारी प्रक्रियाओं में इन प्रक्रियाओं का उत्प्रेरण कौन करेगा? एंजाइम्स करती हैं। इसीलिए इनको जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट कहते हैं। तो बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक का मतलब है सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करती हैं। तो जितने भी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनका उत्प्रेरण कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगी। इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था, एंजाइम्स। सभी एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सारी एंजाइम्स तो प्रोटीन्स हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है भाई। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन्स हैं लेकिन एंजाइम्स नहीं है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है लेकिन एंजाइम नहीं है। तो हर एंजाइम तो प्रोटीन है, परंतु हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। अब वैसे तो अपन कहते हैं सभी एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन एक अपवाद है।
लेकिन एक, केवल एक, सिर्फ एक अपवाद है। अपवाद है राइबोजाइम। अपवाद है राइबोजाइम। केवल यही एक एंजाइम है, केवल यही एकमात्र एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। और ये किससे बनी हुई है? आरएनए से निर्मित एंजाइम है। तो पूरे विश्व में एक ही ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होती, वो होती है राइबोजाइम। और राइबोजाइम किससे बनी हुई है? आरएनए से। किसकी बनी हुई है? आरएनए है, आरएनए की एंजाइम है, यानी ये न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित एंजाइम है। तो केवल यही अपवाद है, बाकी सभी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। तो एक अपवाद तो आपको राइबोजाइम याद रखना है। दूसरा ध्यान रखना है एक विशिष्ट एंजाइम का नाम। दूसरा एक विशिष्ट एंजाइम का नाम भी आप याद रखिएगा बच्चों, जो मैं बता रहा हूं, टीलोमरेज। एक विशिष्ट एंजाइम बता रहा हूं, टीलोमरेज। यह विशेष क्या है भाई? यह विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों का मिश्रण है। एक ही ऐसी एंजाइम है जिसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों सम्मिलित हैं। तो आरएनए और प्रोटीन दोनों से सम्मिलित एंजाइम्स क्या हैं? टीलोमरेज। आरएनए और प्रोटीन से सम्मिलित एंजाइम को क्या कहते हो? टीलोमरेज कहते हैं। और यह पता है कहां मिलती है? बताऊंगा आगे। कैंसर कोशिकाएं होती है, हां, ऐसी कोशिकाएं जो बिगड़ जाती हैं, एक ऐसी कोशिकाएं जो गलत संगत में पड़कर बिगड़ जाती हैं और अनियंत्रित विभाजन करती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो बिगड़ जाती हैं, जो गलत रास्ते पर चली जाती हैं और अनियंत्रित रूप से विभाजन करती हैं, कैंसर कोशिकाएं, उन कैंसर कोशिकाओं में यह एंजाइम की क्रिया ज्यादा होती है। तो टीलोमरेज एंजाइम याद रखना, यह एंजाइम कैंसर कोशिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कैंसर पढ़ेंगे बच्चों अपन डिटेल में, हमारे सिलेबस में है ही, हमारे सिलेबस में कैंसर है ही भाई, इसलिए हम कहेंगे। तो एंजाइम कैंसर सेल में अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो ये टीलोमरेज एंजाइम किस में पाई जाती है? कैंसर सेल्स में। इस पे सवाल भी आ रखा है नीट में 4 साल पहले। तो क्या बात कर रहे थे बच्चों? 2 लक्षण देखें अभी तक अपन ने एंजाइम्स के। एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक हैं, सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करती हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। अब आप बोलेंगे सर सभी एंजाइम्स क्यों? एक अपवाद है ना। अरे तो एक ही तो है, पर एनसीईआरटी में कथन है, एनसीईआरटी का कथन है सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। यह कथन लिखा आ जाए सभी एंजाइम्स प्रोटीन से, तो इसको सही मानना है, क्योंकि एक ही तो अपवाद है। लाखों की संख्या में एंजाइम्स होती हैं, एक ही तो एंजाइम है जो आरएनए से बनी है। तो हम इस कथन को सही मानेंगे कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं, एक ही अपवाद के कारण। फिर विशिष्ट एंजाइम मैंने बता दिया आपको, टीलोमरेज है, जो आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, अब करती क्या है? अभिक्रिया का उत्प्रेरण तो कर रही है, लेकिन करती क्या है? यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। यह बहुत तेज काम करती है। मतलब मान लो एक अभिक्रिया जो है वो अपने आप स्वयं हो रही है। अगर एक अभिक्रिया स्वयं हो रही है ना, तो उसमें तो घंटों लग जाते हैं, सालों लग जाते होंगे। लेकिन अगर एंजाइम्स का उपयोग होगा, एंजाइम्स का प्रयोग होगा, तो वो अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी, बहुत तेजी से होगी। यही तो है। तो अब क्या ध्यान में रखना है? सुन लो भाई, एंजाइम्स जो है वो अभिक्रिया के दर को बहुत तेज कर देती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। देखो, जीवन में सीखना जरूरी है ना, तो समझो, हमारे घर में रसोई घर होता है, किचन, उसमें डब्बे के अंदर शक्कर बंद रहती है। डब्बे के अंदर शक्कर बंद रहती है ना, वो डब्बे के अंदर शक्कर बंद पड़े 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर ऐसे ही रहती है। हां, लेकिन वो शक्कर आप खाओ तो वो शक्कर
जब आपके शरीर में जाती है, वो शर्करा जब शरीर में जाती है तो तुरंत ऊर्जा देती है। अरे देती है कि नहीं देती है? जो शक्कर आपके घर में पड़ी है वो डब्बे में तो महीनों से सालों तक यूं ही पड़ी रहती है, लेकिन वही शक्कर जब आप खाते हो तो मिनटों में ऊर्जा देती है। क्यों? क्योंकि शर्करा जो है उसका श्वसन, उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। तो उत्प्रेरण कौन करता है? उसका एंजाइम्स करती है ना भाई। उत्प्रेरण कौन करेगा? उसका एंजाइम्स करेंगी, और तुरंत देखो इतनी तेजी से उसका ऑक्सीकरण करती हैं कि आपको मिनटों में ऊर्जा मिलती है। ये एंजाइम्स का फायदा है। आई समझ में? इसलिए शरीर में एंजाइम्स होती हैं। तो क्या करती हैं बच्चों? नेक्स्ट लक्षण, एंजाइम्स जो हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं। एंजाइम्स अभिक्रिया की दर को बढ़ाती हैं। एंजाइम्स क्या करती हैं भाई? एंजाइम्स अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं। अब कैसे? ऐसा क्या करती हैं एंजाइम्स? ऐसा एंजाइम ने क्या किया कि इतनी तेजी से अभिक्रिया होने लग गई? तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती हैं। हाँ, अभी पढ़ेंगे सर ये सक्रियण ऊर्जा। अरे सब कुछ पढ़ेंगे भाई, हर चीज बताऊंगा। अरे शांति से। तो एंजाइम्स कर क्या रही हैं बच्चों? ये तो हमको मालूम चल गया कि एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को तेज कर देती हैं। अभिक्रिया दर तेज करती हैं। कैसे करती हैं भाई? कैसे करती हैं? सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। तो कोई भी एंजाइम जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है, अभिक्रिया की दर को बहुत तेज कर देती है। कैसे? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब सुनो, ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है भाई? सक्रियण ऊर्जा क्या होती है सुनो। पहले सरल शब्दों में बताता हूं, फिर ग्राफ बनवाऊंगा जो एनसीईआरटी में है। मान लो बच्चों मेरे पास एक अभिक्रिया है A प्लस बी, A प्लस बी से बनता है C प्लस डी। ठीक है, ये मैंने एक रिएक्शन लिया A प्लस बी ने क्या बना दिया भाई? C प्लस डी बना दिया। तो A प्लस बी आपके पास है रिएक्टेंट्स, अब क्रियाधार है। A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं यानी क्रियाधार हैं, और C प्लस डी क्या होते हैं? उत्पादक यानी प्रोडक्ट। तो ये तो अभी ये क्रियाधार है रिएक्टेंट, C प्लस डी क्या है? उत्पादक। अब मैंने कहा A प्लस बी C प्लस डी में परिवर्तित होते हैं। A प्लस बी को C प्लस डी में परिवर्तित होने में कितना समय लगता है? 20 मिनट। उदाहरण से समझा रहा हूं, सुनो तो सही। तो A प्लस बी क्रियाधार को 20 मिनट लगते हैं C प्लस डी में परिवर्तित होने में। क्यों लगते हैं 20 मिनट भाई? 20 मिनट का समय क्यों लग रहा है? क्योंकि इन क्रियाधार को एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। देखो जीवन में कोई भी काम होता है ना, जीवन में कोई भी काम करना हो बिना ऊर्जा के नहीं होता। ऊर्जा के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। आप खड़े भी नहीं रह सकते, बोल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। कोई जीव, हर कोशिका को काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो क्रियाधार को भी उत्पादक में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, और वो न्यूनतम ऊर्जा मैंने कह दिया है 100 जूल। उदाहरण के तौर पर मैंने उत्पादक कह दो, उत्पाद कह दो यार, क्या फर्क पैदा है। तो 100 जूल ऊर्जा ये न्यूनतम ऊर्जा है जो क्रियाधार को चाहिए ताकि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके। ये 100 जूल ऊर्जा जो उसे चाहिए, यही तो क्या है? सक्रियण ऊर्जा। और इस 100 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ये 100 जूल ऊर्जा के लिए उसको 20 मिनट का समय लगता है, तब कहीं जाकर वो उत्पाद बनाती है।
अब एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने क्या कर दिया, इस 100 जूल ऊर्जा को कर दिया 50 जूल, कि भाई अब जो अभिक्रिया जो क्रियाधार है उनको 100 जूल नहीं चाहिए, 50 जूल में ही काम कर देंगे हम। तो 50 जूल के लिए कितना समय लगेगा, अब कम समय लगेगा ना, समय कम लगेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरण पढ़ते हो बच्चों, देखो केमिस्ट्री में जब आप कैटलिस्ट पढ़ते हो, केवल उत्प्रेरक, तो रसायन में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। एंजाइम्स जो है ना, अपने शरीर में जो एंजाइम्स हैं, जो जैव उत्प्रेरक एंजाइम्स है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाती हैं। ऐसी एंजाइम्स हम नहीं पढ़ते जो अभिक्रिया की दर को कम करती है। तो ये फर्क है। कैटलिस्ट जो है रसायन में, कैटलिस्ट और एंजाइम्स में दो फर्क हैं। सुनो, केमिस्ट्री में जो आप कैटलिस्ट पढ़ते हो वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो एंजाइम्स हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाती हैं, पहला बिंदु। दूसरा, जो केमिस्ट्री में उत्प्रेरक होते हैं ना, निकल हो गया, जिंक हो गया, आपके ये कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने अधिक तापमान पर काम करते हैं। पढ़ा है मैं भी केमिस्ट्री में, देखता हूं डर जाता हूं मैं ऐसे। और 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे बाप रे बाप। अपनी एंजाइम्स तो हमारे शरीर में है। अपनी एंजाइम्स जो है ना वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, ये कम तापमान पर ही काम करती है भाई। अरे हमारे शरीर का तापमान ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसी के अंदर ही काम करेगी ना। तो हमारी जो एंजाइम्स हैं वो कोई अधिक तापमान पर काम नहीं करती भाई, अपने कम तापमान पर काम करती है। ये फर्क है। तो क्लियर है भाई, समझ आ गई आपको। सक्रियण ऊर्जा, तो एंजाइम ने अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ा दिया, अभिक्रिया की दर को फटाफट तेज कैसे कर रही है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके कर रही है। अब इसको ग्राफ से समझते हैं, अब इसको ग्राफ से समझते हैं अपन। आ जाओ, ग्राफ एनसीईआरटी का देखेंगे बच्चों, आ जाओ। एक सेकेंड, यहां पर हम ग्राफ बना देते हैं बच्चों। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले लूं। ओके, यहां पर अभिक्रिया है, यहां पर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सी ऊर्जा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। अब सुनो, हां, अब क्या है, ये यहां पर रिएक्टेंट्स हैं बच्चों। रिएक्टेंट्स मतलब क्रियाधार, यहां पर उत्पादक यानी प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम्स की अनुपस्थिति में। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, ये आपके पास मध्यवर्ती यानी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या हो गया भाई, ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स को यदि उत्पादक में परिवर्तित होना है, रिएक्टेंट्स को अगर उत्पादक में परिवर्तित होना है तो क्या होगा, तो उनको एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए। वो न्यूनतम ऊर्जा को अपन ने सक्रियण ऊर्जा कह दी। इतनी ऊर्जा तो रिएक्टेंट्स के पास थी, इतनी ऊर्जा और अतिरिक्त चाहिए, वो हो गया सक्रियण ऊर्जा। अब क्या करेगा एंजाइम के कारण, अब एंजाइम की उपस्थिति होगी। जब एंजाइम काम करेगी, हां ये, अब जब एंजाइम काम करेगी भाई, तो एंजाइम ने क्या कर दिया, ये एंजाइम ने सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया।
तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये है एंजाइम की उपस्थिति में। तो जब एंजाइम उपस्थित होगी तो ये एंजाइम जो है वो क्या है भाई, ये जो एंजाइम है वो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देती है, कम। तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है। तो यही तो था, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आ रखे हैं। तो ये देखो, अब क्रियाधार है रिएक्टेंट्स, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये उत्पादक है। जब एंजाइम नहीं थी तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा थी और एंजाइम आते ही एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इस ग्राफ से, ये ग्राफ में ये जो अभिक्रिया बता रखी है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्मा शेपी है या ऊष्मा शोषी है, इसमें बताओ तो थोड़ा। तो इसमें ये क्या हो रहा है, ये जो अभिक्रिया है इसमें है क्या बच्चों, इसमें जो ऊर्जा, रिएक्टेंट्स की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उत्पादक से ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा है ना। तो जब ऊर्जा रिएक्टेंट की ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की कम है, इसका मतलब ऊर्जा रिलीज हो रही है, निकल रही है। और जब ऊर्जा निकलती है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ऊष्मा शेपी। उसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्मा शेपी। तो क्यों है भाई, क्योंकि रिएक्टेंट्स की ऊर्जा उत्पाद से ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की ऊर्जा अधिक है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। इसका मतलब ऊर्जा निकल गई और जब ऊर्जा रिलीज होती है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। और इस ग्राफ से अपन ने क्या समझा कि एंजाइम्स जो हैं वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती हैं और सक्रियण ऊर्जा कम होते ही अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है। तो जैसे ही एंजाइम ने सक्रियण ऊर्जा कम की, कम समय में तेजी से क्या हो गया भाई, तेजी से अभिक्रिया हो जाएगी। वापस देख लो, रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स की ऊर्जा ज्यादा, उत्पाद की ऊर्जा कम। तो ऊर्जा अगर उत्पाद की कम है प्रोडक्ट की, इसका मतलब कुछ ऊर्जा बाहर निकल गई और जब ऊर्जा रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो यही क्वेश्चन आया था बच्चों, इसमें एक तो लेबल पे क्वेश्चन आ सकता है, आपने देखा होगा, आपको यहां पर X लेबल कर देंगे, Y लेबल कर देंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी सक्रियण ऊर्जा एंजाइम की उपस्थिति में है, कौन सी सक्रियण ऊर्जा एंजाइम की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है भाई, तो ये एंजाइम्स में अपन ने देख लिया। अब सुनो, एंजाइम्स कर क्या रही हैं, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को तो कम कर रही हैं और एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर रही हैं और अभिक्रिया की दर को तेज कर रही हैं। ये तो करती हैं, क्या नहीं करती हैं, तो याद रखना एंजाइम्स खुद अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती हैं। एंजाइम सिर्फ अभिक्रिया की दर को तेज कर देंगी लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होती। एंजाइम्स रिएक्शंस में, अभिक्रिया में खुद प्रयुक्त नहीं होती और कभी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को भी प्रभावित नहीं करेगी, कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। क्लियर, ये अभिक्रिया है भाई, रिएक्शन है। एक्स एक्सिस पर क्या हो गया भाई, रिएक्शन, और वाई एक्शन, वाई पर क्या है, ऊर्जा या एनर्जी। तो अब क्या याद रखना है बच्चों, नेक्स्ट चीज अभिक्रिया, नेक्स्ट लक्षण आपको एंजाइम्स का, कि एंजाइम्स स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती
और एंजाइम्स अभिक्रिया की साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम को भी प्रभावित नहीं करती। तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान रखेंगे, एंजाइम्स जो हैं वो अभिक्रिया में खुद प्रयुक्त नहीं होगी जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, और एंजाइम्स अभिक्रिया की साम्य अवस्था को भी प्रभावित नहीं करती है। तो याद रखना, केवल वो क्रियाधार को उत्पादक में परिवर्तित कर रही है, क्रियाधार को तेजी से उत्पादकों में परिवर्तित कर रही है, खुद रिएक्शन में यूज नहीं होती। अगर आप x ग्राम एंजाइम का यूज करते हो तो वो क्रियाधार से उत्पादक तो बना देगी, तेजी से बना देगी, लेकिन खुद खर्च नहीं होगी। जितनी ग्राम आपने एंजाइम का यूज किया था उतनी ग्राम एंजाइम आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये साम्य अवस्था को भी प्रभावित नहीं करेगी और अभिक्रिया में खुद भी प्रयुक्त नहीं होती। फिर अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि एंजाइम्स जो हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे? एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब एंजाइम्स को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई? पीएच करेगा, तापमान करेगा, अभिकारक यानी क्रियाधार करेगा, क्रियाधार की सांद्रता जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और मतलब 4 कारक, 1, 2, 3 और 4 संदमक या इन्हिबिटर की उपस्थिति। तो आपके पास 4 चीजें हैं भाई, 4 चीजें याद रखना। एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। 4 कारक कौन कौन से जो एंजाइम्स को प्रभावित करेंगे? पीएच, तापमान, अभिकारक या क्रियाधार की सांद्रता और संदमक। अब यही पढ़ना है। हम पहले पीएच की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, फिर अभिकारक क्रियाधार की बात करेंगे और फिर संदमक की बात करेंगे। ठीक है भाई? अरे यार, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम नहीं पता है क्या बच्चों आप लोगों को? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो टारगेट में। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पूछ रहे हो। पूरी केमिस्ट्री में आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। साम्य अवस्था का मतलब है जिस दर से क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित होता है उसी दर से उत्पादक वापस क्रियाधार में परिवर्तित होता है। इसे साम्य अवस्था कहते हैं। बैलेंस। अबे तेरी, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे भाई, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पीएच और तापमान। सबसे पहले हम कौन से कारक की बात करेंगे भाई? पीएच और तापमान की। अब देखो बच्चों, इसमें यह था होगा बच्चों। अब पीएच और तापमान का कॉन्सेप्ट सुनो। पीएच का कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही है, आपको उदाहरण भी मालूम होगा, मैंने बताया भी है कि अपने अमाशय में पेप्सिन नाम की एंजाइम मिलती है बच्चों। आपके अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम होती है पेप्सिन। वो अमाशय में काम करती है, मतलब अम्लीय पीएच पर काम करती है। ट्रिप्सिन जो है, ध्यान देंगे अब,
जो ट्रिप्सिन है वो क्या ध्यान रखोगे, ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय पैंक्रियास से निकलती है और छोटी आंत में काम करती है, वो क्षारीय पीएच पर काम करती है। मतलब हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम्स होती हैं, कोई अमाशय में अम्लीय पीएच पर काम करती है, कोई उदासीन पीएच पर काम करती है, कोई क्षारीय पीएच पर काम करती है। तो अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स अलग अलग पीएच पर काम करती हैं, अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स अलग अलग तापमान परास पर काम करती हैं। लेकिन एक ऐसा विशिष्ट पीएच होता है, कुछ ऐसा विशिष्ट तापमान होगा जिस पर एंजाइम सबसे ज्यादा काम करेगी। जैसे पेप्सिन एंजाइम है ना बच्चों, तो पेप्सिन एंजाइम पीएच 1.8 मतलब इस अम्लीय पीएच पर सर्वाधिक काम करती है। 1.8 पीएच पर सर्वाधिक कौन काम करता है, पेप्सिन एंजाइम काम करती है। दूसरा आपके पास ये लार में टाइलिन एंजाइम होती है बच्चों, लार में क्या पाई जाती है, टाइलिन एंजाइम, और लार की वो टाइलिन एंजाइम 6.8 पीएच पर सर्वाधिक काम करती है। कहने का मतलब है हर एंजाइम पर एक विशिष्ट पीएच मान पर या एक विशिष्ट तापमान पर सर्वाधिक कार्य दर्शाएगी। तो जिस पीएच पर और जिस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक क्रिया दर्शाए, सर्वाधिक कार्य दर्शाए, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम तापमान कहते हैं। तो क्या होता है, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले पीएच और तापमान में आपको याद रखना है, प्रत्येक एंजाइम एक निर्धारित पीएच एवं तापमान रेंज मतलब परास पर कार्य करती है। और फिर नेक्स्ट, जिस पीएच अथवा तापमान, जिस पीएच या तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक क्रिया दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम तापमान कहते हैं। इसकी हिंदी होती है बच्चों इष्टतम। ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम तापमान को हिंदी में क्या कहते हैं, इष्टतम कहते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, पीएच हो या तापमान एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पर पीएच और तापमान आता है और वाई एक्सिस पर एंजाइम की क्रिया आती है। तो एंजाइम क्रिया वाई एक्सिस पर और पीएच और तापमान एक्स एक्सिस पर। कैसा ग्राफ आता है बच्चों इसका, ऐसा बेल शेप्ड ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा भाई, बेल शेप्ड ग्राफ होगा। इसका मतलब इस समय यह सर्वाधिक क्रिया होगी, ये एंजाइम की सर्वाधिक क्रिया है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्टिमम या इष्टतम पीएच या तापमान। तो जिस पीएच या तापमान पर एंजाइम की क्रिया सर्वाधिक हो जाए, जिस पीएच या तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक क्रिया दर्शाती हो, उसे ही हम ऑप्टिमम पीएच या उसे हम ऑप्टिमम तापमान, इष्टतम पीएच या इष्टतम तापमान कहते हैं। और यह ग्राफ कैसा होगा बच्चों, बेल शेप्ड। ठीक है, यह ग्राफ भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने क्या देख लिया भाई, पीएच और तापमान देखा है।
हर एंजाइम अलग अलग pH पर, अलग अलग तापमान पर काम करेगी। जिस pH पर या जिस तापमान पर एंजाइम की क्रिया सबसे ज्यादा होगी, सर्वाधिक होगी, उसे अपन इष्टतम यानी ऑप्टिमम pH या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। उससे ज्यादा टेम्परेचर या pH करो या उससे कम टेम्परेचर या pH करो तो एंजाइम की क्रिया कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सर्वाधिक है तो उससे कम ही होगी। ठीक है भाई, लास्ट स्लाइड देखनी है, ये लो। तो अपन ने एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक में क्या देख लिया बच्चों? pH देख लिया और तापमान हमने देख लिया। अब क्या है भाई? अब किसकी बात करेंगे हम? अभिकारक या क्रियाधार सांद्रता की। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आएगी? अभिकारक या क्रियाधार सांद्रता। तो तीसरा कारक अब हम देखेंगे कौन सा भाई? अभिकारक या क्रियाधार सांद्रता। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों अभिकारक या क्रियाधार सांद्रता की। अब अभिकारक या क्रियाधार सांद्रता जो है ना, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और इसको हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों? हम इसको पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स में। इसको हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स, या जिसे हम कहते हैं एंजाइम गतिकी। ठीक है, अब सुनो भाई, अब इस ग्राफ पे क्वेश्चन भी आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, फिर देखना बच्चों आपके ऐप में। अभी मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन क्या आया था? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या होगा? क्वेश्चन यही था, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पर। तो आंसर क्या था? एक्स एक्सिस पर तापमान या पीएच, वाई एक्सिस पर एंजाइम क्रिया। अब सुनो भाई, सबसे पहला सवाल तो यह होता है कि यह क्रियाधार क्या है भाई। सबसे पहला सवाल तो यह याद रखना है, सर ये क्रियाधार अभिकारक किसे कहते हैं? तो ऐसा यौगिक बच्चों, ऐसा यौगिक जो एंजाइम से जुड़ता हो। कोई भी यौगिक हो, कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ऐसा कोई भी यौगिक जो एंजाइम से जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक, क्रियाधार या सबस्ट्रेट। तो ऐसा कोई भी यौगिक जो एंजाइम से जुड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और वो एंजाइम के जिस क्षेत्र पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, वो एंजाइम से जुड़ेगा, लेकिन वो एंजाइम के जिस क्षेत्र पर जाके जुड़ेगा उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण स्थल या कैटालिटिक साइट। इसका मतलब इधर देखो, ये मैंने क्या बनाया? एक कार्टून बना दिया। मान लो ये मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये मैंने एक ई यानी एंजाइम है, और इस एंजाइम के साथ ये यौगिक जुड़ना चाहता है। ये यौगिक जो है ये एंजाइम के साथ जुड़ेगा ना, तो इसे ही हमने कह दिया एस यानी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाधार या अभिकारक। इसे ही मैंने कह दिया क्रियाधार या अभिकारक जो एंजाइम से जुड़ेगा। अब ये एंजाइम के जिस क्षेत्र पे जाके जुड़ेगा, यही तो वो क्षेत्र है, यही तो वो क्षेत्र है जहां पर ये क्रियाधार आके जुड़ेगा। तो ये क्षेत्र को ही हम कहते हैं सक्रिय या उत्प्रेरण स्थल। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव या कैटालिटिक साइट। तो क्या हो गया भाई? ऐसा कोई भी यौगिक जो एंजाइम से जुड़ता है उसे कहते हैं अभिकारक। और वो एंजाइम के जिस क्षेत्र पे जाके जुड़ेगा, एंजाइम के उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? सक्रिय या उत्प्रेरण स्थल कहेंगे।
तो मैं यहां पे पॉइंट्स लिख लो, आसान हो जाएगा भाई। सबसे पहले ऐसा यौगिक जो एंजाइम से जुड़ता है उसे हमने क्रियाधार या सबस्ट्रेट या अभिकारक कहते हैं। और एंजाइम के जिस क्षेत्र से जुड़ता है उसे सक्रिय या उत्प्रेरण स्थल कहते हैं। ठीक है, आसान है। एंजाइम का वो क्षेत्र जहां पर अभिकारक जुड़ेगा, जहां पर अभिकारक एंजाइम से जुड़ता है, एंजाइम के उस क्षेत्र को अपन सक्रिय या उत्प्रेरण स्थल कहते हैं। और जो यौगिक एंजाइम से जुड़ता है, जो यौगिक एंजाइम से जुड़ेगा उसे अपन ने क्या कह दिया? क्रियाधार या सबस्ट्रेट कह दिया। अब हम पूरा डिटेल समझेंगे कि कैसे जुड़ेगा, क्या होगा। तो इतना तो मैंने बेसिक्स बता दिए बच्चों गतिकी के, कि क्रियाधार क्या है और वो एंजाइम के किस क्षेत्र से जुड़ता है। जिस क्षेत्र से जुड़ेगा उसको सक्रिय स्थल कह देंगे। अब क्या है? अब नेक्स्ट चीज है कि होगा कैसे। ये एंजाइम अभिकारक से जुड़ेगी, अभिकारक संकुल बनाएगी, अब ध्यान देंगे बच्चों, क्या होगा। सबसे पहला सुनो, सबसे पहले क्रियाधार या अभिकारक जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। पहला बिंदु क्या होगा भाई? सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। सबसे पहला बिंदु क्या है भाई? सबसे पहला सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा पहला। अब क्या होगा? सक्रिय स्थल जुड़ेगा। अब एंजाइम उस सक्रिय स्थल को दृढ़ता से जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत आकार में परिवर्तन दर्शाएगा, है ना। आप इमेजिन करो, आप ग्लव पहनते हो ना हाथ में, तो जब आप हाथ में ग्लव पहनते हो तो उसके बाद क्या होता है? थोड़ा उंगलियों को हिलाते हो ताकि ग्लव हाथ में अच्छी तरह फिट हो जाए। सेम सिस्टम, एंजाइम अभिकारक जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ गया। अब एंजाइम के सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन होगा ताकि वो क्रियाधार को, सबस्ट्रेट को बेहतर रूप से, दृढ़ता से जोड़ सके। यही होगा दूसरा। तो अब दूसरा, एंजाइम सबस्ट्रेट को फिट करने हेतु सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन दर्शाता है कि नहीं। आप जब ग्लव पहनते हो, हाथ में आपने ग्लव पहना, जैसे ही आपने ग्लव्स पहने हाथ में, अब वो थोड़ा हाथों को, उंगलियों को हिलाते हो ताकि ग्लव आसानी से फिट हो जाए अच्छी तरह। तो वही एंजाइम सबस्ट्रेट को फिट करने हेतु सक्रिय स्थल में परिवर्तन दर्शाएगा। अब क्या करेगा? अब एंजाइम सबस्ट्रेट के रासायनिक बंधों को तोड़ेगा। अब एंजाइम क्रियाधार सबस्ट्रेट के रासायनिक बंधों को तोड़ेगा और उसको उत्पाद में परिवर्तित करेगा। रासायनिक बंधों को तोड़ेगा और किस में परिवर्तित करेगा? उत्पाद में। तो तीसरा बिंदु अब क्या होगा?
एंजाइम सबस्ट्रेट के रासायनिक बंधों को तोड़ेगा तथा उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के रासायनिक बंध तोड़े, रासायनिक बंध तोड़कर उसको किस में परिवर्तित कर दिया? प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में, और खुद रिएक्शन में यूज नहीं होगा। फिर उत्पाद से पृथक होकर एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है ना। अब उसने प्रोडक्ट को अलग कर दिया, क्रियाधार के रासायनिक बंध तोड़े, क्रियाधार के रासायनिक बंध तोड़े, उसको उत्पाद में परिवर्तित किया और फिर उसको छोड़ दिया, उससे पृथक हो गई, खुद रिएक्शन में यूज नहीं होगी, खुद अपना अंश इस्तेमाल नहीं करती। सिंपल सा लॉजिक था। सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ गया, सबस्ट्रेट जुड़ा, बेहतर रूप से जुड़ पाए, फिट हो जाए आसानी से, इसलिए सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद एंजाइम ने सबस्ट्रेट के रासायनिक बंध तोड़े, रासायनिक बंध को तोड़े और उसको उत्पाद यानी प्रोडक्ट में परिवर्तित किया। अब उत्पाद से पृथक हो गया और खुद रिएक्शन में यूज नहीं होती। ये एंजाइम इस प्रकार से कार्य करती है। तो ये चारों बिंदु एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, चारों बिंदु एनसीईआरटी में है। पूरी एनसीईआरटी कवर कराता हूं, ध्यान रखना पॉइंट्स में। मैंने बता दिया था ये नोट्स नहीं है, ये बहुत काम की चीज है, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा नीट में, याद रखना। तो ये आपके पास क्या हो गए भाई? ये आपके पास एंजाइम गतिकी है। अब इसको ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, ये जो गतिकी है ना, इसको समझना किससे है? ये तो ठीक है सर, आपने शब्द तो लिख दिए, लेकिन हम इसको ग्राफ से समझेंगे। हां, एंजाइम खुद अभिक्रिया में यूज नहीं होती, यही तो खास बात है। एंजाइम जितनी आपने इस्तेमाल की है अभिक्रिया में, उतनी ही रहेगी अभिक्रिया के अंत तक भी, यूज नहीं होती। तो अब इस पूरे सिस्टम को ग्राफ से समझेंगे। इसमें अब हम किसको समझेंगे? ग्राफ से। तो आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स का ग्राफ बनाऊंगा। अब मैं क्या बताने वाला हूं बच्चों? एंजाइम सबस्ट्रेट गतिकी का ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? इधर आओ। ये ग्राफ एनसीईआरटी में है, यहां पर एस, यानी ये आपके पास अभिकारक सांद्रता है। ये आपके पास S अभिकारक सांद्रता, और V का मतलब है अभिक्रिया की दर। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनेगा भाई? ग्राफ किसके बीच में चलेगा? S अभिकारक सांद्रता और V अभिक्रिया की दर के मध्य। और यह ग्राफ कैसा होगा? इस प्रकार का। ये ग्राफ कैसा है? एक सेकेंड। हां, ये ग्राफ, इसे हम कहते हैं किस आकार का है? आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आपके पास ग्राफ है आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब सुनो,
किसके बीच में है? अभिकारक सांद्रता और अभिक्रिया की दर के मध्य है। ये अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान है, तो इसको मैंने Vmax कह दिया बच्चों। Vmax का मतलब अधिकतम मान है, Vmax का मतलब अधिकतम मान है ये। तो पहला सवाल तो क्या आ सकता है? पहला सवाल तो सिंपल आता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट गतिकी का ग्राफ कैसा होगा? सिग्मोइड होगा, एस आकार का होगा, या आयताकार अतिपरवलय? तो आयताकार अतिपरवलय है। किसके मध्य ग्राफ है? एस का मतलब तो पता है अभिकारक सांद्रता, V का मतलब है अभिक्रिया की दर। V का मतलब है अभिक्रिया की दर, तेज है, ज्यादा है या कम है। V वैसे मतलब होता है वेलोसिटी, यहां पर V का अंग्रेजी में मतलब है वेलोसिटी, लेकिन हिंदी में मतलब है ये V का मतलब है अभिक्रिया की दर से। तो पहली चीज तो हमको समझ आ गई कि एंजाइम सबस्ट्रेट गतिकी का ग्राफ किसके बीच में है बच्चों? आयताकार अतिपरवलय। अब ये क्यों है? ये आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है? सुनो इसका भी कारण, सुनो क्या हो रहा है इस ग्राफ में। समझाता हूं, इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखो, इसको दो तरीके से समझाऊंगा बच्चों, एक सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, फिर इसको ग्राफ से भी समझाऊंगा, ग्राफ से भी सुनना, और इक्वेशन से भी समझाऊंगा। बहुत तरीके हैं, सुनो। इस ग्राफ को देखो, जरा देखो और निहारो थोड़ा सा, ठीक है? अब सुनो भाई ध्यान से। इस ग्राफ में हमको क्या समझ आ रहा है? इस ग्राफ में जैसे जैसे, अच्छा एक चीज और है बच्चों, काफी बार क्या होता है जब आप इसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स में इसको आप पैराबोला कहते हो। अरे तो ये इसको हम पैराबोला क्यों है? देखो, इस ग्राफ को अगर आप यूं कर दोगे ना, देखो इस ग्राफ को आप यूं करके देखो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है? फिजिक्स में काफी बार स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर फिजिक्स में इसको हम पैराबोला कहते हैं। अरे हां, लेकिन इस ग्राफ को यूं करके देखो, इस ग्राफ को यूं करके देखोगे तो यह आयताकार अतिपरवलय है। बायोलॉजी में यह आयताकार अतिपरवलय ही है, याद रखना। और ऐसा ग्राफ और आएगा इकोलॉजी में, जब पारितंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही शेप होता है, आयताकार अतिपरवलय ही कहते हैं। बायोलॉजी में आयताकार अतिपरवलय ही कहोगे। पैराबोला, इसको देखो, आप इस ग्राफ को यूं घुमा दोगे ना तो यह आयताकार अतिपरवलय ही है। बायोलॉजी में इसको आयताकार अतिपरवलय ही कहते हैं। मैं गलत पढ़ाता ही नहीं, ठीक है? ध्यान रखना। अब सुन लो, इस ग्राफ से क्या समझ आ रहा है? इस ग्राफ से यह समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप अभिकारक का स्तर बढ़ा रहा हो, जैसे जैसे आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। यही बता रहा है ना ग्राफ। तो क्या मतलब है सर? अभिकारक की सांद्रता बढ़ रही है, इसके साथ साथ अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। देखो, जैसे जैसे अभिकारक सांद्रता, ये रहा अभिकारक, तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाओगे, वैसे वैसे वो अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। अरे हां या ना बताओ तो बच्चों। जैसे जैसे मैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ाऊंगा, वो अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा, और एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा तो उत्प्रेरण होगा, और उत्प्रेरण होगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी ना। तो एंजाइम में क्रियाधार अभिकारक जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, एंजाइम के सक्रिय स्थल बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जा रही है। कब तक? कब तक होगा ऐसा? कब तक होगा? जब तक होगा ना जब एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल भर जाएंगे भाई। अरे बाल्टी में कब तक पानी डालते रहोगे? बाल्टी में तब तक ही पानी डालते रहोगे ना जब तक वो भर नहीं जाती।
अब भर गई तो क्या होगा? जब पूरी बाल्टी भर गई तो और भर सकते हो क्या? जब एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल भर जाएंगे बच्चों, एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल भर जाएंगे तो अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाएगी। जब एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल भर जाएंगे तो अभिक्रिया की दर मैक्सिमम अधिकतम हो जाएगी ना, हो गई। अब और सबस्ट्रेट बढ़ाओ, अब और कितने भी क्रियाधार बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब आप कितना भी क्रियाधार और बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि एंजाइम तो संतृप्त हो चुकी है भाई, एंजाइम संतृप्त हो गई है। तो सुनो वापस शुरुआत से, क्या हुआ? एंजाइम है, ये रही मैंने एंजाइम। मैंने आपसे कहा ये ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ में जैसे जैसे अभिकारक बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभिकारक के स्तर बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभिकारक बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया दर बढ़ रही है। कैसे, क्या मतलब है? क्योंकि जैसे जैसे मैं अभिकारक बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ रहा है। एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा तो एंजाइम उसका उत्प्रेरण करेगी, अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया की दर भी बढ़ती रहेगी। कब तक? जब तक एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल भर नहीं जाते। अब एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल जैसे ही भर जाएंगे, जैसे ही एंजाइम के सक्रिय स्थल सारे भर जाएंगे तो अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम। अब आप कितना भी सबस्ट्रेट जोड़ो, अब आप कितना भी अभिकारक यूज कर लो, वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जुड़ ही नहीं सकता, और वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जुड़ नहीं सकता तो फिर अभिक्रिया की दर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, यहां के बाद आप कितना भी अभिकारक बढ़ाओ, अभिक्रिया की दर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एंजाइम के सक्रिय स्थल भर गए, एंजाइम संतृप्त हो गई। अब अधिकतम मान हो गया उसका अभिक्रिया का, अब ज्यादा अभिकारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाया। अब वैज्ञानिक जो थे, सुनो तो सही, दो वैज्ञानिक थे बच्चों। इस पूरे इक्वेशन को समझाने में दो वैज्ञानिकों का योगदान है, जिसे हम कहते हैं माइकलस मेंटेन। उन्होंने एक सूत्र दिया भाई इस पूरे इक्वेशन को समझाने के लिए। ये पूरा एक सूत्र दिया उन्होंने इस एंजाइम सबस्ट्रेट गतिकी के लिए। वो सूत्र था V, वो सूत्र है V बराबर V मैक्स इंटू S Km प्लस S। ये सूत्र है भाई। अब ये सूत्र क्या है? V हमको पता है क्या है, हमें पता है V है अभिक्रिया की दर। हमें पता है भाई, हमें क्या पता है भाई? हमें पता है सर V जो है वो अभिक्रिया की दर है। V जो है वो अभिक्रिया की दर है। V मैक्स अधिकतम दर है, अधिकतम अभिक्रिया की दर है। V मैक्स का मतलब क्या हो गया? अधिकतम। S तो हमको पता ही है, अभिकारक की सांद्रता है। नई चीज क्या है? अरे नई चीज है Km, नई चीज है Km, माइकलस मेंटेन कांस्टेंट। ये नियत है। नई चीज क्या आ गई? Km। अब देखो, एनसीईआरटी ने ज्यादा तो Km नहीं बता रखा है, लेकिन ग्राफ में बता रखा है। सुनो तो सही, अभी बताते हैं क्या है इसका मतलब। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, सुनो। एनसीईआरटी ने यहां पर एक चीज यहां पर घोचा किया एनसीईआरटी ने। अरे यार रुको,
एनसीईआरटी ने यहां पर, यहां पर लिखा है Km और यहां पर लिखा है Vmax/2। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने ग्राफ में ऐसा दे रखा है, इसलिए Km को समझना जरूरी है, इसीलिए Km को समझना जरूरी है। तो इक्वेशन तो क्या है बच्चों, सुनेंगे तो सही। ये इक्वेशन जो है वो V बराबर Vmax S Km प्लस S। एक बार Km का सिस्टम समझ लो, फिर आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा, जो आप कमेंट्स करोगे उसके जवाब दूंगा। अभी एक बार टॉपिक समझो, आखिरी टॉपिक समझा रहा हूं Km, फिर आपको जो प्रश्न है, जो क्वेरी पूछनी है पूछ लीजिएगा, मैं आपके जवाब दे दूंगा कमेंट्स देखकर। एक आखिरी चीज समझ लो बस, ये Km क्या है। देखो बच्चों, ये Km जो है ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब नियत है, नियत है मतलब इसकी वैल्यू अपन फिक्स कर सकते हैं। अरे इतनी तो फिजिक्स पढ़े हो आप। कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू आप नियत रख सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो माइकलस मेंटन ने भी यही किया। माइकलस मेंटन ने कहा कि Km की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं Km की वैल्यू अभिकारक सांद्रता के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सुनो। हम क्या करते हैं, ये रही एंजाइम। हम क्या करते हैं, Km की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, हम Km की वैल्यू को किसके समानुपाती कर देते हैं, Km की वैल्यू को सबस्ट्रेट के समानुपाती कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि Km का मान उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, या Km अभिकारक सांद्रता के उस मान के समान है जिस मान पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते हों। जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते हों। सुनो वापस और ध्यान से सुनना। माइकलस मेंटन ने कहा कि Km का मान हम फिक्स कर देते हैं। Km का मान हम उस अभिकारक सांद्रता पर फिक्स कर देते हैं जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते हों। जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते हों। मतलब अगर एक एंजाइम को पूरा भरने के लिए, सुनो तो सही, एक एंजाइम के सक्रिय स्थल को पूरा भरने के लिए, एक एंजाइम के सक्रिय स्थल को पूरा भरने के लिए यदि 1,00,000 अभिकारक चाहिए, यदि एक एंजाइम के सक्रिय स्थल को पूरा भरने के लिए 1,00,000 अभिकारक चाहिए, तो Km का मान कितना हुआ? तो Km का मान कितना हुआ? तो Km का मान, बिल्कुल सही जवाब, 50,000 हुआ ना भाई। ठीक है, तो देखो, अगर एंजाइम के सक्रिय स्थल को भरने के लिए, वापस सुनना, अगर एंजाइम का ये जो सक्रिय स्थल है, एंजाइम के सक्रिय स्थल को भरने के लिए 1,00,000 सबस्ट्रेट चाहिए, एंजाइम का सक्रिय स्थल पूरा भर जाता है 1,00,000 में, तो Km तो आधा ही भरता है ना, तो Km का मान कितना हो गया? 50,000। क्या बात है बच्चों, बेहतरीन। तो Km क्या हो गया? Km अभिकारक की वो सांद्रता हुई, Km अभिकारक की वो सांद्रता हुई जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भर जाते हों, जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भर जाते हों। तो अब इससे और क्या फर्क पड़ेगा? सुनो एक और चीज। अब जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पूरे भर जाते हैं बच्चों, जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पूरे भर जाते हैं तो अभिक्रिया की दर कितनी होती है? जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पूरे भर गए, सारे के सारे सक्रिय स्थल पूरे भर गए अभिकारक से, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? अधिकतम। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? अधिकतम।
तो जब एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भरेंगे, जब एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भरेंगे तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी? अधिकतम की आधी। तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी? अधिकतम की आधी। यही तो है। इधर देखो ग्राफ में, जैसे ही Km सबस्ट्रेट के बराबर होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट जब Km आ जाएगा तो Km पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, अधिकतम की आधी। Km पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? अधिकतम की आधी। अब वापस समझ लो। बहुत अच्छा बच्चों, जवाब सबने जवाब सही दिया है। एक बार वापस समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए इसको। ठीक है, मैं यहां पर Km का मान लिख देता हूं। Km क्या है बच्चों? Km अभिकारक या सबस्ट्रेट की वह सांद्रता है, वह सांद्रता है जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भर जाते हों तथा अभिक्रिया की दर अधिकतम के आधी हो जाती हो। ठीक है, अब इस पे ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं। Km की परिभाषा तो मैंने लिख दी बच्चों। Km मतलब अभिकारक की सांद्रता है, सबस्ट्रेट की वो सांद्रता है जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे भर जाते हैं या अभिक्रिया की दर मैक्सिमम की आधी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि मान लो ये एंजाइम है, ठीक है। अब Km की वैल्यू क्या है? मैंने आपसे कहा Km की वैल्यू वो सबस्ट्रेट सांद्रता है जिस पर एंजाइम के आधे स्थल भर जाते हैं, है ना। जब एंजाइम के आधे स्थल भर जाते हो अभिकारक से, उस मान को हम Km कह देंगे। तो अब क्या होता है सुनो, जब मैंने आपसे कहा कि जब एंजाइम के सब सक्रिय स्थल पूरे भर जाते हो, जब एंजाइम के सक्रिय स्थल अभिकारक के द्वारा पूरे भर जाते हो, तो इस समय रिएक्शन रेट अधिकतम होती है ना। जब अभिक्रिया की दर, जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पूरे भर गए तो अभिक्रिया की दर मैक्सिमम हो गई। तो जब आधा भरा तो अभिक्रिया की दर कितनी हो गई? अधिकतम की आधी। यही तो था, यही बताना था। तो अब Km का मान देखो, Km का मान अभिकारक या सबस्ट्रेट की उस सांद्रता को कहेंगे जिस पर एंजाइम के सक्रिय स्थल आधे होंगे। सक्रिय स्थल आधे होंगे तो अभिक्रिया की दर भी आधी होगी। तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? आधी। ठीक है, तो आज तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, इस पर प्रश्न कल कराऊंगा। कॉन्सेप्ट तो मैंने आज समझा दिया है, इसके सवाल कैसे आएंगे, इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे और Km से क्या चीज पता लगा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो अब नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे इस पे सवाल कैसे आएंगे भाई। ठीक है, तो ये ग्राफ था। ग्राफ कैसा है? आयताकार अतिपरवलय। इक्वेशन मैंने आपको बता दी, V बराबर इसमें ये वाला ताला चाबी वाला प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अब आप पूछो ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम मतलब इष्टतम, सबसे बेहतर मान, सब वो पीएच का मान जिस पर एंजाइम सबसे बेस्ट काम करे,
वो टेम्परेचर का मान जिस पर एंजाइम सबसे बेहतर सर्वाधिक क्रिया करे उसे हम ऑप्टिमम कहते हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हां, अरे मजा आ रहा है, अरे मजा बहुत बढ़िया यार, अच्छा पढ़ते रहो, ध्यान दो। ठीक है, अरे जेनेटिक्स में और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। बायोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग। ये लोगों ने पूरी धारणा ही गलत बता रखी है, सर रट्टा मारना पड़ता है, सर बायोलॉजी में याद रखना पड़ता है। अरे कहां रट्टा मारना है, समझना है। समझ आ गई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैव अणु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जैव अणु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बताया था, कराया था यूट्यूब पे, अभी ऐप में फिर करेंगे। तो फिर सारे सवाल होंगे कि नहीं होंगे भाई? सब होंगे। अरे किधर एंजाइम खाने में मिला रहे हो भाई? कौन सी एंजाइम खाने में मिलाई आप लोगों ने? शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है तो एंजाइम काम करती है, लेकिन खुद प्रयुक्त नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, जबरदस्त। उत्प्रेरण का मतलब बेटा अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करना। ठीक है, उत्प्रेरण का मतलब है जब आप किसी क्रियाधार को या अभिकारक को उत्पादक में, प्रोडक्ट में परिवर्तित करते हो, उसे उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, अच्छा भाई, अच्छा प्रश्न है सर। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा मुझे बताओ। इधर देखो बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, ये ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा सबसे ज्यादा है ना। ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वो अस्थाई होगा ना भाई। जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम स्थायी होगा, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा सबसे ज्यादा है तो ये सबसे अस्थायी रहेगा भाई। ठीक है, इस संडे को टेस्ट है, पता है इस संडे को टारगेट का, आपका संडे को टेस्ट होता है, इस संडे को टेस्ट है। इस संडे को टेस्ट में अपन ने कल तक जितना कराएंगे उतना आएगा। मतलब हमने जैव अणु में प्रोटीन्स कर लिया है, वो टेस्ट में आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया है, वो टेस्ट में आएगा। वसा कर लिया है, वो टेस्ट में आएगा। और एंजाइम्स अपन कल तक ऑलमोस्ट काफी कर लेंगे, वो टेस्ट में आएगी। ठीक है भाई, रोज सुबह लाइव क्लास लगती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपकी लाइव क्लास लगती है बच्चों। 1.5 घंटे की क्लास होती है, बीच में 15 मिनट का गैप होता है। यह आपका लाइव शेड्यूल है। 8:30 से 1:30 तक क्लास लगती है। एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस बताया ना बेटा मैंने। कैटलिस्ट जो होता है केमिस्ट्री में, वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन एंजाइम है वो अभिक्रिया की दर को केवल बढ़ाती है। दूसरा जो कैटलिस्ट होता है वो अत्यधिक तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के तापमान पर भी काम करते हैं। एंजाइम उतने अधिक तापमान पर काम नहीं करती। बताया ना बेटा ये चीज। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मजा आता है, आप लोगों को सीखने को मिलता है। तो ऐसे मैंने कहा ना, मेरे दिल में ऐसे घंटी बजती है। लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई करा करो, मन लगा के पढ़ाई कर लो। और है ना दूसरी चीज, ये ना हर चीज है ना, वो क्या कहते हैं जीवन में ना, खुद थोड़ा आत्मनिर्भर भी बनो। पढ़ना सीखो, वापस रिवाइज करना सीखो। सीख में सर ये भी बता दो, सर ये भी करवा दो, ये मेहनत करो। ध्यान रखना, जीवन में सफलता आप जितनी आपके हाथ में है ना और किसी के हाथ में नहीं है। तो समझो, कोशिश करो, मेहनत करो। ठीक है, और देने की भावना जागृत करो। देने की भावना, मांगने की भावना नहीं होनी चाहिए जीवन में। जितना ज्ञान मिल सकता है उसको ग्रहण करो और फिर उसको बांटो। सवाल कल कराऊंगा इस पे, बिल्कुल सही। एडमिशन ऑफलाइन, देखो बच्चों, ऑफलाइन बैच तो जोधपुर में होता है, लेकिन ऑफलाइन बैच में लिमिटेड सीट्स होती हैं बेटो। जब ऑफलाइन बैच चालू होगा ना, तो ऑफलाइन की कक्षा ही लाइव ऑनलाइन में भी मिलेगी आपको। लेकिन ऑफलाइन में हमारे पास लिमिटेड बच्चे हैं बच्चों। हम ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स हैं। तो जिनको जल्दी ऑफलाइन बैच में पढ़ना है भाई, फेस टू फेस पढ़ना है, ऐसे फीलिंग के साथ, तो ऑफलाइन में कॉल सेंटर का नंबर पता कर लो बेटा। लिमिटेड सीट्स है, लेकिन जल्दी रजिस्टर करवा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स ऑफलाइन बैचेस में नहीं है। हिंदी मतलब ऑनलाइन में तो हजारों स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में तो अपन हजारों स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा सकते ना भाई, इसलिए। रिकॉर्ड क्लास अपलोड नहीं हुई, अपलोड होगी बेटा, थोड़ा चेक कर लो या टेक्निकल टीम से बात कर लो यार। थोड़ा ऐप में थोड़ा रिफ्रेश कर लो, ऐप को, मेमोरी को हटाकर, सब अपलोडेड हो जाएंगी धीरे धीरे। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हो, मजा। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी।
ऊष्माक्षेपी का मतलब है जब ऊर्जा बाहर निकलेगी। जब अभिकारक की ऊर्जा अधिक है भाई, उत्पादक की ऊर्जा कम है, तो वो बाकी ऊर्जा कहां गई? मेरे जेब में गई क्या? अरे नहीं गई ना, ऊर्जा निकल गई। जब ऊर्जा रिलीज हो जाती है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और इतना ईमानदारी से बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, ईमानदारी से और आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, आप लोगों के साथ जीवन में कभी गलत नहीं होने दूंगा। नीट एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बायोलॉजी का, हालांकि जो पढ़ाया है ना वही आएगा, याद रख लेना। कोई फालतू की चीजें नहीं बताता मैं, कोई फालतू की किंवदंतियां नहीं बताता। जो चीज जरूरी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, हर वो चीज बताऊंगा। और हर बार याद रखना, जिस दिन नीट का पेपर हो जाएगा ना अगस्त में, उस दिन मेरे पीडीएफ, ये जो नोट्स है ना, जिसको मैं किताब बोलता हूं, उसको चेक कर लेना। एक भी सवाल नहीं आएगा उसके बाहर, ध्यान रखना। तो इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो पढ़ाया जा रहा है ढंग से मेहनत लगा के पढ़ लो। और रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, देख लिया करो, पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, ज्ञान अर्जित किया करो। ठीक है, आरबीएसई की बुक काम नहीं आएगी अब, सुन लेना। जिसके पास भी आरबीएसई की पुस्तकें थी, पुरानी वाली, नई आरबीएसई की पुस्तक तो एनसीईआरटी वाली पुस्तक ही है। पुस्तक किताब तो एनसीईआरटी वाली रखनी है भाई। पुरानी कोई आरबीएसई की किताबें हैं जिनमें सिलेबस अलग था, वो काम नहीं आएंगी, नहीं आएंगी काम एनसीईआरटी की पुस्तक ही आएगी। चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अरे क्या क्या यार, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, दिल जीत लिया आप लोगों ने तो आज यार। अरे ये रहे नोट्स, फिर और कितने नोट्स, ये रहे नोट्स मेरे, ये सब नोट्स यार। हर चीज तो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैं नहीं लिखता यार। पॉइंट्स में और लिखता हूं। और देखो यार, मेरे तो हैंड राइटिंग भी ठीक है यार। ठीक है, चेहरा बढ़िया नहीं है तो क्या हुआ, हैंड राइटिंग तो बढ़िया है ना भाई। तो हैंड राइटिंग ही काम आएगी आपको, तो फिर क्या है टेंशन है। सब तो लिखा दे रहा हूं मैं बच्चों, सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हर पॉइंट लिखा दूंगा भाई नोट्स में। और ये आपके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, यही काम आएंगे, यही आएंगे हर जगह काम। एक एंजाइम को दोबारा नहीं 100 बार यूज होती है, हजारों बार। पेप्सिन एंजाइम लाखों बार यूज हो चुकी है आपकी। अरे सब बोर्ड का एग्जाम सब हो जाएगा भाई, काहे घबरा रहे हैं आप लोग, सब हो जाएगा। ठीक है, और मैंने फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास जो ओरिएंटेशन क्लास थी, मैंने आपको पिछले मंडे को सब बता रखा है। उसमें स्ट्रैटेजी किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक लेनी है, क्या पढ़ना है। पहली क्लास देखो तो सही, ठीक है, पहली क्लास देखो तो सही भाई। हाँ, निष्क्रिय विष्क्रिय पढ़ेंगे, अभी एंजाइम्स खत्म नहीं हुई है भाई, कल बहुत चीजें बाकी हैं एंजाइम्स की। अभी तो एंजाइम्स की निष्क्रियता, सक्रियता सब पढ़ेंगे। संदमक क्या होता है सर, इनिबिशन बताएंगे, इनिबिटर भी, संदमक क्या होता है, सब आएगा भाई इस चैप्टर में अभी। ठीक है, चलो बच्चों, फिर आज अरे मिलना, बिल्कुल मिलेंगे यार। जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा आओ मिलने, आओ सेंटर जोधपुर आओ, सेंटर में बैठ के चाय पियेंगे, साथ में पकोड़े खाएंगे। हाँ, 2021 का पेपर जरूर देना बच्चों, इस साल का नीट का एग्जाम भी जरूर देना। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए देंगे। ठीक है, हाँ, ई बुक नहीं पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट्स पढ़ लिया करो, नोट्स और एनसीईआरटी बहुत है। ई बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताओ दोस्तों को, मैं तो हर बार बोलता हूं, इस फीस के अंदर, इस नाम मात्र की फीस के अंदर इतना कंटेंट, इस गुणवत्ता युक्त एजुकेशन कहीं नहीं मिल रही बच्चों, याद रखना। इतना बेहतर तो मैं गारंटी कह सकता हूं, इस फीस में इस क्वालिटी एजुकेशन पूरे भारत में नहीं मिल सकती आपको, यह गारंटी है हमारा, ठोक के भाव। तो बोलो अपने दोस्तों को, मित्रों को कि देखो यहां पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है भाई, चलो तो कल मुलाकात होगी भाई, कल फिर अपन आगे इस एंजाइम्स को कंटिन्यू करेंगे और सवाल भी कराऊंगा केएम के। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।